हेलो एवरीवन। मैं अमित शर्मा आप सभी का एएस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की क्लास में हम यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम सामान्य ज्ञान का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। इस सेट के अंदर टोटल 25 क्वेश्चन हैं। तो साथियों, आप सभी से गुजारिश है कि इन 25 क्वेश्चंस के अंदर आपके कितने क्वेश्चन सही है, आप सभी के सभी अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। ठीक है साथियों, करते हैं क्लास को शुरू और देखते हैं आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्या कह रहा है, आप एक बार देखिएगा। मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका आर्य सभ्यता, ऑप्शन बी है आपका भूमध्य सागरीय सभ्यता, ऑप्शन सी है आपका सिंधु घाटी सभ्यता और ऑप्शन डी क्या है, उत्तर वैदिक सभ्यता। क्वेश्चन नंबर 1 के लिए ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है। किससे? सिंधु घाटी सभ्यता से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 रिपीटेड क्वेश्चन है, आप सभी के सभी याद रखेंगे कि मातृ देवी की पूजा किस सभ्यता से संबंधित है, तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, राजस्थान के माउंट आबू स्थित दिलवाड़ा का जैन मंदिर किस धर्म के अनुयायियों के द्वारा निर्मित किया गया है? ऑप्शन ए है आपका बौद्ध गीतों द्वारा, ऑप्शन बी है हिंदुओं के द्वारा, ऑप्शन सी है आपका जैनानियों के द्वारा और ऑप्शन डी है सिखों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी। इसको किसने निर्मित करवाया है? जैनानियों ने। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3, गीत गोविंद किसकी कृति है? बहुत शानदार क्वेश्चन है कि ये गीत गोविंद किसकी कृति है, आपको बताना है। ऑप्शन ए है आपका जयदेव, ऑप्शन बी है आपका कल्हड़, ऑप्शन सी है आपका कालिदास और ऑप्शन डी क्या है साथियों? राजा राव। ऑप्शन डी है आपका राजा राव। तो गीत गोविंद किसकी कृति है? बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा, जयदेव। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जयदेव की एक कृति है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? आपको बताना है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि शिवाजी का राज्य अभिषेक कब हुआ था। ऑप्शन ए है 1627 ईस्वी में, ऑप्शन बी है आपका 1674 ईस्वी में, ऑप्शन सी है आपका 1680 ईस्वी में और ऑप्शन डी क्या है आपका 1670 ईस्वी में। सही जवाब क्या रहेगा? शिवाजी का राज्य अभिषेक कब कब हुआ था? 1627 ईस्वी में। 1627 आपका एकदम सही जवाब रहेगा, 1627। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता इनमें से कौन सिख गुरु है? आपको बताना है कि अकाल तख्त के निर्माणकर्ता कौन से सिख गुरु हैं, उनका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए सही जवाब क्या रहेगा, आप सभी के सभी बताएंगे। ऑप्शन ए है आपका गुरु रामदास, ऑप्शन ए क्या है? गुरु रामदास, ऑप्शन बी है गुरु तेग बहादुर और ऑप्शन सी क्या है आपका? गुरु गोविंद, गुरु हरगोविंद और ऑप्शन डी है आपका गुरु गुरु नानक। ऑप्शन डी क्या है? गुरु नानक। सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए, अकाल तख्त का निर्माणकर्ता कौन है? ऑप्शन सी आपका एकदम सही रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, गुरु हरगोविंद सिंह। गुरु हरगोविंद सिंह अकाल तख्त के निर्माण करता है, आप सभी को याद रखना है। ठीक है, ये सिखों के छठे छठे गुरु हैं। अगर पूछा जाए कि गुरु हरगोविंद कौन से नंबर के सिखों के गुरु हैं, तो आप सभी को याद रखना है कि ये छठे गुरु हैं। कौन से? छठे नंबर के। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, रिपीटेड है, आसान भी है, लेकिन कुछ पॉइंट इस क्वेश्चन के अंदर आपको मैं कंप्लीट करवाऊंगा। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? ऑप्शन ए वास्को डी गामा, ऑप्शन बी है आपका कोलंबस, ऑप्शन सी क्या है आपका? मैगलन, ऑप्शन डी है आपका हेनरी द नेविगेटर। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए सही आंसर सभी को पता होगा, ऑप्शन ए। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, वास्को डी गामा।
लेकिन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये कब आया था, तो क्या आप बता पाएँगे कि ये कब आया था? अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किस स्थान पर आया था, क्या आप बता पाएँगे कहाँ पे आया था? तो मैं आपको ये चीज़ बताता हूँ, ये भारत के पश्चिमी तट पर, कहाँ पे? पश्चिमी तट पर, ठीक है? पश्चिमी तट पर आया था। और अगर पूछा जाए कि कहाँ पे आया था? कालीकट बंदरगाह। कहाँ पे? कालीकट बंदर, ठीक है? कालीकट बंदरगाह पे ये आया था, कालीकट बंदरगाह। अगर पूछा जाए कब आया था, तो कब आया था, ये बहुत ही ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। इस टाइप से कई बार एग्ज़ामों में पूछा गया है कि वास्को डी गामा भारत कब आया था? अगर आपसे ये पूछ लिया जाए, तो फिर क्या कहेंगे आप? 20 मई 1498। 20 मई आपको याद रखना है एकदम, 20 मई 1498 को ये आया था। 1498 को ये पश्चिमी तट पर कालीकट बंदरगाह पे 20 मई 1498 की 1498 में वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया। समुद्री मार्ग से भारत आया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है। भारत में पहली अंग्रेजी व्यापारिक कंपनी कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन ए बंबई में, ऑप्शन बी सूरत में, ऑप्शन सी क्या है आपका? सूतानानी में, सूतानाती में, ऑप्शन डी है आपका मद्रास में। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए एकदम सही जवाब रहेगा, कहाँ पे खोली गई थी? सूरत के अंदर खोली गई थी। कहाँ पे? सूरत के अंदर खोली गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है। सूरत के अंदर अगर पूछा जाए कि ये कब खोली गई थी, दोस्तों ये 1613 ईस्वी को खोली गई थी। 1613 में खोली गई, ठीक है? 1613 में ये खोली गई थी। लेकिन इससे पहले 1611 में ईस्ट इंडिया कंपनी अस्थायी रूप से कहाँ पे खोली गई थी? 1611 में। ये स्थायी रूप से थी, आपको याद रखना है, ये क्या थी? स्थायी, स्थायी रूप से थी, स्थायी रूप। और ये क्या थी? अस्थायी रूप से 1611 में। ये कहाँ पे थी? आपको एकदम याद रखना है, ये मूसलीपट्टनम में थी। कहाँ पे? मूसलीपट्टनम, आपको याद रखना है। 1611 में 1611 में अस्थायी ईस्ट इंडिया कंपनी मूसलीपट्टनम में खोली गई, ठीक है? मूसलीपट्टनम में खोली गई थी। एक और जगह थी, वो उसका नाम था क्या? मछलीपट्टनम। वो क्या था? वो था उसका नाम मछलीपट्टनम, आपको याद रखना है। 1611 में 2 जगह पे खोली गई थी। एक था मूसलीपट्टनम, दूसरा था मछलीपट्टनम, ठीक है? आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति से 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित रही? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, कई बार पेपर में पूछा गया है। बेगम हजरत महल हमेशा पेपर के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन के रहती है। इनके ऊपर कई बार कई तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो सारे डाउट मैं आज क्लियर कर दूंगा। बेगम हजरत महल 1857 की क्रांति में किस स्थान से संबंधित? आपको सबसे पहले ये बताना है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है आपका बनारस, ऑप्शन सी है कानपुर, ऑप्शन डी क्या है? इलाहाबाद। तो सही जवाब क्या रहेगा? लखनऊ से संबंधित, लखनऊ से। और भी कुछ इनके महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चंस इनके ऊपर बनाए जाते हैं, उनको मैं आपको समझाता हूँ। 4 जून 1857 को जो विद्रोह हुआ था, विद्रोह की शुरुआत हुई थी, तो वहां पे बेगम हजरत महल ने अपने पुत्र को, जो बहुत छोटा था, जिसकी आयु बहुत कम थी, जो अल्प आयु में था, उसका नाम क्या था? उसका नाम था विरजिस कादिर। विरजिस कादिर को नवाब घोषित किया तथा लखनऊ स्थित ब्रिटिश रेजिडेंसी पर अटैक किया। वो कब किया था? कब किया था साथियों? वो किया था 4 जून 1857। 4 जून 1857, ठीक है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 9, गांधी जी के द्वारा क्रियान्वित प्रथम सत्याग्रह
जो नील किसानों से संबंधित रहा, इससे जुड़ा स्थल कौन सा था? आपको बताना है कि जो सत्याग्रह नीले किसानों से, नील की खेती से संबंधित जितने भी किसान थे, उनसे जुड़ा हुआ था, वो स्थल कौन-सा है? आपको स्थल बताना है, ठीक है? इससे जुड़ा स्थल कौन-सा है? ऑप्शन ए है आपका चंपारण, ऑप्शन बी है चोरा-चोरी, ऑप्शन सी क्या है आपका बारदौली और ऑप्शन डी क्या है आपका साबरमती। ऑप्शन डी है आपका साबरमती। तो सही जवाब क्या रहेगा? क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए सही जवाब क्या रहेगा दोस्तों? चंपारण। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट, ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब है। और वाक़ई में इसका मतलब क्या था कि अंग्रेजों ने क्या किया था कि नील को कंपल्सरी कर दिया था कि भाई हर किसान को नील की खेती करनी पड़ेगी। और कितने हिस्से पर करनी पड़ेगी? 3/20 पर। अगर किसी किसान के पास 20 बीघा खेत है, मान के चलो, तो उसको उसमें से 3 बीघा पर नील की खेती को कंपल्सरी कर दिया गया था। उसके लिए गांधी जी ने चंपारण से आंदोलन शुरू किया था, जिसको क्या नाम दिया था? सत्याग्रह का नाम दिया। सत्याग्रह का नाम दिया गया था, जो नीले किसानों से संबंधित, जो किसान नील की खेती कर रहे थे, उससे संबंधित था। ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। समाचार पत्र केसरी का संपादन किसने किया था? बहुत शानदार क्वेश्चन है। समाचार पत्र केसरी का, जो हमारा समाचार पत्र था केसरी, उसका संपादन किसने किया था? ऑप्शन ए है आपके जीके गोखले, ऑप्शन बी है आपके बीजी तिलक, ऑप्शन सी क्या है सरदार पटेल और ऑप्शन डी क्या है आपके राजा राममोहन राय। केसरी के जो हमारा समाचार पत्र था, संपादक कौन थे? आप सभी के सभी बताएंगे, बीजी तिलक। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सभी जानते हो। जो बीजी तिलक थे, उन्होंने समाचार पत्र केसरी का संपादन किया था। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ऑप्शन ए दांडी से, ऑप्शन बी पोरबंदर से, ऑप्शन सी अहमदाबाद से, ऑप्शन डी साबरमती आश्रम से। दांडी यात्रा की शुरुआत महात्मा गांधी ने कहां से की थी? क्वेश्चन नंबर 11 के लिए ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, साबरमती आश्रम। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। साबरमती आश्रम से महात्मा गांधी जी ने दांडी यात्रा की शुरुआत। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह पृथ्वी के समान है? हमारे सौरमंडल का कौन सा ग्रह आकार में पृथ्वी के समान है? आकार में पृथ्वी के समान है। ऑप्शन ए क्या है आपका बुध, ऑप्शन बी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी शुक्र और ऑप्शन डी क्या है आपका बृहस्पति ग्रह। क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही जवाब रहेगा ऑप्शन सी, आकार में पृथ्वी के समान है। ऑप्शन सी मतलब शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी के समान है। इसको पृथ्वी की सिस्टर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी की सिस्टर या जुड़वा बहन। ठीक है? बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से टुंड्रा है, क्या है टुंड्रा? ऑप्शन ए पर्णपाती वन, ऑप्शन बी है आपका उष्ण कटिबंधीय वन, ऑप्शन सी क्या है आपका शीत मरुस्थल और ऑप्शन डी है आपका गर्म मरुस्थल। क्वेश्चन नंबर 13 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी। टुंड्रा क्या है? एक शीत मरुस्थल है। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, टुंड्रा एक शीत मरुस्थल है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के लिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? बहुत ही आसान, रिपीटेड, हर एक एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है, सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। ऑप्शन ए है आपका समताप मंडल, ऑप्शन बी है आपका तापमंडल, ऑप्शन सी है आपका क्षोभ मंडल, ऑप्शन डी है मध्य मंडल। क्या कहा जाता है वायुमंडल की सबसे निचली परत को? क्वेश्चन नंबर 14 के लिए ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा, क्षोभ मंडल कहा जाता है। क्या? क्षोभ मंडल कहा जाता है। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहा जाता है? क्षोभ मंडल। ऑप्शन सी एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है?
ऑप्शन ए दक्कन का पठार, ऑप्शन बी छोटा नागपुर का पठार, ऑप्शन सी है आपका बागेलखंड का पठार और ऑप्शन डी लद्दाख का पठार। क्वेश्चन नंबर 15 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? सही जवाब क्या रहेगा क्वेश्चन नंबर 15 के लिए? ऑप्शन सी बागेलखंड का पठार, बागेलखंड का पठार। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। सबसे ऊंचा पठार है, भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? बागेलखंड का। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपको बतानी है। प्रायद्वीपीय भारत की पूछी है उसने, आपको क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए कावेरी, ऑप्शन बी नर्मदा, ऑप्शन सी है आपका कृष्णा, ऑप्शन डी है गोदावरी। क्वेश्चन नंबर 16 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? गोदावरी नदी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन है। पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए है कोरोमंडल तट, ऑप्शन बी मालाबार तट, ऑप्शन सी है आपका कोकण तट और ऑप्शन डी उत्तरी शिकार। किस नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी कोकण तट के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। कोकण तट के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या है। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति के द्वारा पढ़ा जा सके उसे क्या कहते हैं? ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 18। ऑप्शन ए प्रोग्राम कोड, ऑप्शन बी ह्यूमन कोड, ऑप्शन सी सोर्स कोड, ऑप्शन डी क्या है आपका सिस्टम कोड। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी जवाब क्या रहेगा? ह्यूमन कोड कहा जाता है, ह्यूमन कोड। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। वह प्रोग्राम जो किसी व्यक्ति द्वारा पढ़ा जा सके उसके लिए क्या कहा जाएगा? ह्यूमन कोड। ऑप्शन बी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 क्या है। निम्नलिखित में से कौन भारत की निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत की निम्न कृषि, कौन सी कृषि? निम्न कृषि, निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है? ऑप्शन ए सहकारी कृषि, ऑप्शन बी आवश्यक आदतों की उपलब्धता, ऑप्शन सी है आपका भूमि के उपयोग और उसकी अधिकारिता, ऑप्शन डी क्या है? कमजोर वित्त व्यवस्था और विपणन। क्वेश्चन नंबर 19 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन ए सहकारी कृषि। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सहकारी कृषि निम्न कृषि उत्पादकता के लिए उत्तरदायी नहीं है। ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है? अब की बार पूछा गया है कि वो बंदरगाह बताइएगा, कौन सा बंदरगाह है जो भारत के पश्चिमी तट, कौन से तट? पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। ऑप्शन ए है आपका नहवा सेवा, ऑप्शन बी है आपका मारमा गोवा, ऑप्शन सी है आपका तूतीकोरिन, ऑप्शन डी क्या है? कोच्चि बंदरगाह। ऑप्शन डी कोच्चि बंदरगाह। क्वेश्चन नंबर 20 के लिए सही जवाब क्या रहेगा? ऑप्शन सी तूतीकोरिन बंदरगाह। ऑप्शन सी क्या है? तूतीकोरिन बंदरगाह है, भारत के पश्चिमी तट से संबंधित नहीं है। बाकी नहवा सेवा, मारमागोआ और कोची बंदरगाह ये पश्चिमी तट से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 20 अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। इसका आंसर है ऑप्शन तूतीकोरिन। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। दिल्ली में सर्दियों के समय वर्षा होती है। ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी मानसून के द्वारा, ऑप्शन बी है आपका उत्तर पूर्व मानसून के द्वारा, ऑप्शन सी क्या है आपका संवहनीय वर्षा और ऑप्शन डी है आपका पश्चिमी विक्षोभ के कारण। जो दिल्ली में सर्दियों में जो बारिश होती है वो किसकी वजह से होती है, उसका कारण क्या है, ये आपको बताना है। किसकी वजह से होती है? क्वेश्चन नंबर 21 के लिए ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है। ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। दिल्ली में जो वर्षा होती है सर्दियों में वो किसके कारण होती है? ऑप्शन डी पश्चिमी विक्षोभ के कारण। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है।
सामूहिक उपयोग का अर्थ है ऑप्शन ए घरेलू खपत, ऑप्शन ए व्यक्ति खपत, ऑप्शन बी है आपका स्वयं खपत और ऑप्शन डी क्या है देश के नागरिक द्वारा की गई खपत। सामूहिक उपयोग का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 22 बहुत ही आसान, बहुत ही शानदार क्वेश्चन। सामूहिक उपयोग का अर्थ है। क्वेश्चन नंबर 22 के लिए ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा। सामूहिक उपयोग का मतलब होता है घरेलू खपत। सामूहिक उपयोग का अर्थ क्या है? घरेलू खपत। ऑप्शन ए एकदम सही जवाब रहेगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? चार ऑप्शन दे रखे हैं, सही जवाब आपको बताना है। 23 के लिए रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए जीएनपी साधन लागत पर, ऑप्शन बी है आपका जीएनपी बाजार कीमत पर, ऑप्शन सी है आपका जीएनपी साधन लागत पर और ऑप्शन डी क्या है आपका एनएनपी बाजार कीमत। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब रहेगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। एनएनपी साधन लागत, एनएनपी साधन लागत पर राष्ट्रीय आय को किस नाम से जाना जाता है? एनएनपी साधन साधन लागत। ऑप्शन सी आपका एकदम सही जवाब है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 24 क्या है। भारत में राज्यों के लिए राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से क्या है? राजस्व का जहां से ज्यादा रेवेन्यू आता है वो स्रोत कौन सा है आपको बताना है, जहां से सब सर्वाधिक राजस्व इकट्ठा होता है। ऑप्शन ए है बिक्री कर, ऑप्शन सी बी है आपका उत्पाद शुल्क, ऑप्शन सी क्या है आपका आयकर और ऑप्शन डी है आपका कंपनी कर। ऑप्शन डी क्या है आपका कंपनी कर। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए ऑप्शन ए आपका एकदम सही जवाब रहेगा, बिक्री कर। बिक्री कर राज्यों के राजस्व का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आप देखते हैं ना, जैसे आप किसी जमीन को बेचने जाएंगे तो वहां पे आप स्टाम्प ड्यूटी देंगे, अगर खरीदने जाएंगे तब भी आप स्टाम्प ड्यूटी देंगे, तो वहां से सबसे ज्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है। तो वो क्या है? बिक्री कर। बिक्री कर से राज्य के लिए सर्वाधिक राजस्व या रेवेन्यू इकट्ठा होता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या है। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? G20 शिखर सम्मेलन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है आपका वर्ष 2019 में, ऑप्शन बी 2020, ऑप्शन सी 2021 और ऑप्शन डी क्या है 2022। क्वेश्चन नंबर 25, G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी भारत किस वर्ष करेगा? बात की जा रही है इंडिया की, तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही जवाब रहेगा, वर्ष 2022। जो वर्ष अब चल रही है 2022 में, 2022। ठीक है साथियों, कब करेगा? 2022। ठीक है, भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। क्वेश्चन नंबर 25 हो गया है कंप्लीट। आज की क्लास में टोटल 25 क्वेश्चन लिए गए थे, सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड थे, अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण थे। मुझे उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और बहुत अच्छे से समझ में आए। साथियों, सभी से गुजारिश है, आपने इन 25 क्वेश्चंस के अंदर कितने क्वेश्चंस का सही जवाब दिया, सभी के सभी कमेंट करके बताएं। अगर आप क्वेश्चन नंबर इन टोटल क्वेश्चंस में, टोटल 25 क्वेश्चंस में 15 क्वेश्चंस का भी अगर आप सही जवाब दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आपका स्कोर 15 क्वेश्चन से कम है तो आपको थोड़ी मेहनत की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं होगा, बिल्कुल होगा, आप थोड़ा तैयारी बढ़ाइएगा, आपका स्कोर भी 15 प्लस हो जाएगा और 15 प्लस के बाद में आपका सिलेक्शन पक्का है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर करें। अगर अभी तक आपने एएस ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।